हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर संस्था ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम डेली बात कर रहे आ रहे हैं अनुपात और समानुपात की कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन था कल का, वो इस पे आधारित था कि 4 अनुपात दे रखे थे और उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या समानुपातिक हो जाए। उसी के अकॉर्डिंग हम आज सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। किसी संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में, किसी संख्या को 6, 14, 18 और 38 में 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपातिक हो जाए। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम कल बात की थी, ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में कल चर्चा की थी और उस क्वेश्चन को हमने कल 3 तरीके से करने का प्रयास किया था और तीनों तरीके से हमारे उसके आंसर निकल के आएंगे। तो हम आज बात करेंगे फर्स्ट तरीका नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट तरीका क्या था, देख क्या रहा है प्रश्न में, समानुपातिक। और समानुपातिक का मतलब होता है दोस्तों, 2 अनुपात होते हैं, वो 2 अनुपातों के समान होते हैं। जैसे 6 और 6 अनुपात 14 बराबर 18 अनुपात 38। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए। किसी संख्या को, अगर हमने वो संख्या कल क्या मानी थी दोस्तों, अगर वो संख्या कल हमने मानी थी x। अगर मैं प्रत्येक में x ऐड कर दूं, प्रत्येक संख्या में x जोड़ दूं तो समानुपातिक हो जाएगी। प्रत्येक संख्या में मैंने समान जोड़ दिया। और समानुपाती का नियम क्या कहता है दोस्तों, बाह्य पदों का गुणज बराबर होता है मध्य पदों का गुणज। तो करो गुणा 6x और 38x, 6 प्लस x और 38 प्लस x बराबर होता है मध्य पदों के गुणज 14 प्लस x 18 प्लस x। तो दोस्तों इसको हल करो। 6 को मैंने 38 से किया, अगर मैंने 40 से कर दिया 6 को तो 240, और 240 में से मैंने 12 माइनस निकाले तो 228 आएंगे। 6 × 48 का 8 हासिल का 4, 6 × 18, 18 × 4 22। 6 को मैंने x से किया तो 6x। x को मैंने पहले 6 को पूरे कोष्ठक से गुणा कर लो दोस्तों, फिर x को मैंने 38 से किया तो 38x, और x को मैंने x से किया तो x स्क्वायर बराबर 14 को मैंने 18 से किया। आप 18 की जगह 20 मान लो, 14 को मैंने 20 से किया, 14 × 2 = 28। तो मेरे पास है 280, और 280 में से मैंने 2 जोड़ा तो 14 को 2 से किया तो 28। 280 में से मैंने 28 गिनाए तो मेरे पास निकल के आएंगे 252। कितने आएंगे दोस्तों, 252। 14 × 8 कितना होता है पता है, 108, सॉरी 112। 112 का 2 हासिल का 11, 14 और 11 25। 14 को मैंने x से किया तो 14x, x को मैंने 18 से किया 18x, और x को मैंने x से किया तो x स्क्वायर। ये हमारे पास इस समीकरण को सोल्व करने पे निकल के आया। क्या मैं ये प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस एक्स स्क्वायर में उधर ले जाऊँ तो माइनस में होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर आपस में कट सकते हैं, तो मैं इनको काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या यहाँ 228 है, ये 6x, ये 38। 38x और 6x कितने हो गए दोस्तों, 44x। कितने हो गए, 44x प्लस ये 14x और ये 18x प्लस के इधर आएंगे तो पहले तो 14 में 18 माइनस ऐड करो तो कितने हो गए 32x। 32x इधर प्लस के इधर लाया तो मैं किसके हो गए, माइनस के 32x। x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्या को एक तरफ। इधर मेरे पास 252 और इधर कितने 228 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के। अगर मैंने 44x में से 32x घटाए तो मेरे पास निकल गया है दोस्तों 12x बराबर 252 में से 228 घटाए तो कितने निकल के आएंगे 24। यहां से क्या मैं x का मान निकाल सकता हूं, 24/12। 12 को मैंने 24 को मैंने 12 से उड़ा दिया तो मेरे पास जो x का मान निकल के आया, और वो कितना आया दोस्तों, और वो मेरे पास x का मान निकल के आया दोस्तों 2। कितना निकल के आया 2। तो कितना आंसर होगा इसका कि वो कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो हम यहाँ 2 ऐड कर देना तो हमारा आंसर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसी का तरीका नंबर सेकंड देखो दोस्तों, तरीका नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, और तरीका नंबर सेकंड मैंने कल आपको बताया, ऐसी
सवालों में जो समानुपातिक दे रखे हैं और 4 अनुपात दे रखे हैं, तो आप शुरू के 2 अनुपात है, स्टार्टिंग के 2 अनुपात 6 अनुपात 14 और अगले आपके पास 18 अनुपात 38। ऐसी मैंने कंडीशन बताई थी कि एक बार तो क्या कर लो, एक बार तो इनकर वज्र गुणे का ऊपर तो कर लो वज्र गुणे का अंतर और नीचे कर लो वज्र योग का अंतर। वज्र गुणा पहले बड़ी लिखनी है, वो आपको याद रखनी है। 38 को मैंने 6 से किया, या मैंने किया 38 को 6 से किया 228 आया, और 14 को मैंने 28 से किया तो 252। 14 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास निकल के आएंगे दोस्तों 252 माइनस 38 को मैंने 6 से किया तो मेरे पास निकल गए दोस्तों 8 18 और 4 22। ये तो था ऊपर वाला कि पहले तो वज्र गुणे का क्या करना है, अंतर करना है, और फिर वज्र योग का क्या निकालना है, वज्र योग का अंतर निकालो दोस्तों। 38 में से 38 और 6 कितने हुए, 44 माइनस 18 और 14 कितने हो गए दोस्तों, 18 और 14 हो गए 32। 252 में से 228 गिरना है तो मेरे पास निकल गया है 24, और 44 में से 32 घटाया तो मेरे पास निकल गया है 12। क्या मैं 12 को 24 से उड़ा दूं तो मेरे पास वही 2 आंसर निकल के आएंगे और वही तो 2 पूछा है। तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 3 कौन सा तरीका, तीसरा नंबर का तरीका, और वो भी देख लो। 3 नंबर का तरीका क्या कहता है यार, वो बोलता है कि भैया ऑप्शन उठा के चेक कर ले। क्या चेक कर ले, ऑप्शन उठा के चेक कर ले। पहले दे रखा है 6, फिर दे रखा है 14, फिर दे रखा है 18 और फिर दे रखा है 38। इस कंडीशन में हमारे को दे रखा है। मैं ऑप्शन उठाया फर्स्ट 2, 6 में मैंने 2 ऐड किया, 14 में मैंने 2 ऐड किया, 18 में मैंने 2 ऐड किया, 38 में मैंने 2 ऐड किया। 6 में 2 ऐड किया तो मेरे पास 8, 14 में 2 ऐड किया तो 16, 18 में 2 किया तो 20 और 38 में 2 किया तो 40। क्या मैं कर सकता हूँ बाह्य पदों का गुणज इस मध्य पदों का गुणज। अगर ये मेरे पास सेम आ गए तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, नहीं तो ऑप्शन सेकंड चेक करना है, ऑप्शन थर्ड चेक करना है। अगर 3 ऑप्शन में ना मिले तो आप समझ लेना कि चौथा ऑप्शन तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक राइट। अगर 3 ऑप्शन आपने अच्छी तरीके से चेक कर लिए ना तो चौथा ऑप्शन तो अपने आप से ही होगा। तो मैंने 8 को 40 से किया तो 320 और 16 को 20 से किया तो 320 और हमारा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल गया। कौन सी संख्या ली मैंने, 2। यहाँ पर क्या निकल गया है मेरे पास, 2। यहाँ क्या निकल गया है दोस्तों, 2। और यहाँ पर भी मैंने क्या संख्या लिखी कि दोनों तरफ जोड़ूं, उसको चारों में जोड़ूं और वो आपस में समानुपातिक हो जाए। क्या तीनों नियम से, तीनों तरीके से मेरे जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेम आ रहा है। 2 2 2 दोनों का आंसर निकल के, तीनों तरीकों से आंसर निकल गया है 2। तो वो पूछ रहा है किसी संख्या को, अरे वो संख्या 2 ही तो है भैया। कौन सी संख्या है, 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो बोल रहा है अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। मान लो कि मैंने x की पावर 3 लिख दी, इसका क्या मतलब हुआ, x की घात क्यूब है तो इसमें आधार कौन सा है दोस्तों, आधार कौन सा है और इसमें घात कौन सी है, बता सकते हो मेरे को आप, बताओ कि मैं इसमें आधार क्या लिखूं और घात क्या लिखूं। तो आधार तो मेरा हो गया x और घात हो गई मेरी 3। इसमें आधार तो हो गया x और घात हो गई 3। इसके बाद में मान लो कि आपको दे दे x की पावर 3 इंटू x की पावर 4। ऐसी कंडीशन दे दी जाती है आपको, x की पावर 3 इंटू x की पावर 4। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं दोस्तों, गुणज के अंदर आधार समान होने पर
गुणज के अंदर आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आधार हमारा समान हो और वो गुणज के अंदर हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x और x आधार समान है तो मैंने ले लिया x, और 3 और 4 है तो ऐसे मैं घात को जोड़ के और ऐसे लिख सकता हूँ गुणज के अंदर। ये तो हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसी में थर्ड पॉइंट की, और वो थर्ड पॉइंट है जैसे मान लो आपके पास है x की पावर 9 अपॉन x की पावर 3। अगर गुणज में आधार समान होने पर घातें जुड़ती है तो भाग में भी भाग की कंडीशन हो, भाजक की कंडीशन हो तो उसमें हमेशा घातें आधार समान होने पर घातें घट जाती है। किस प्रकार घटती है, अगर आप घटाने चाहते हो तो डायरेक्ट घटा सकते हो। कैसे, x की पावर 9 माइनस 3 डायरेक्ट घटा सकते हो। और ये किस कारण आया हमारे पास, आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर पहले इसको x की पावर 9, इसको x की पावर 3 को मैंने ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने का मतलब ऊपर वाली को नीचे लाए तो इन्वर्स होता है, तो मैं नीचे वाली को ऊपर ले जाऊं तो उल्टा हो गया, और उल्टा होने का मतलब हो गया इनटू में हो गई और ये घात माइनस में चलेगी। और वो हमारा जो दूसरा पॉइंट था ना हमारा, उसके अकॉर्डिंग होगी कि गुणा के अंदर घातें होने पर जुड़ती है तो जोड़ दो। x की पावर 9 और इधर माइनस 3 है, जुड़ती है, प्लस करके मैंने माइनस 3 कर दिया तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैंने x की पावर 9 माइनस 3 लिखा तो x की पावर 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप लाइन ऐड कर लेना कि भाजक के अंदर आधार समान होने पर घातें घटती है, या फिर आप इस तरीके इसको चेंज करके उल्टा करके कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, मैंने अगर x की घात 0 लिख दी तो इसका मतलब होता है 1। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मतलब होगा 1, और किसी भी संख्या की घात अगर x की पावर 1 है तो उसका मतलब होगा x। अगर x की पावर 1 मान लो 10 की पावर 1 है तो उसका मतलब 10 होगा, और x की पावर 1 है इसका मतलब x होगा। एक की घात का कोई मतलब नहीं रहता है, सेम वही संख्या होती है। उसके बाद में अगले मैं आपको बताऊं, मान लो मेरे पास है x स्क्वायर की घात 4, x स्क्वायर की घात मैंने 4 कर दी। क्या इसका मतलब आप मेरे को बता सकते हो क्या होता है? भैया x की घात तो है 2, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, x की पावर 2 चौका 8, ऐसे कर दूं क्या? तो मेरा सही होगा क्या? दोस्तों कभी ऐसे सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की पावर 2 और 2 की पावर 4 है, x की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे में 4 बार गुणा करूं। जैसे मान लो मैंने 2 को 2 की पावर 4 है, इसको मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या निकल गई? ऐसा तो गलत होगा, ऐसा मत कर देना। 2 चौका 8, 2 की पावर 4 करनी है, 2 की पावर का 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो x की पावर 2 और क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ आगे मेरे पास 2 की पावर मैंने 4 की तो मेरे पास निकल गया आगे 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और x की पावर जो 16 होगी ना वो हमारा राइट होगा। ऐसी कंडीशन होना, ऐसे मत कर देना गलत। अब ये कंडीशन कब आती है हमारे पास? मान लो कि हमारे पास नीचे दिख तो रहा है ना, हमारे पास है x की पावर 2 कोष्टक इसकी पावर 3, x की पावर 2 कोष्टक x की पावर 3 दे रखी है दोस्तों। तो मैं क्या इसको ऐसे कर दूं, 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 2 की पावर 3 नहीं है, x की पावर 2 है और कोष्टक लगा हुआ है। कोष्टक का मतलब हो गया जो ये 3 है ये x की पावर है, मतलब इन दोनों की साथ में पावर है, तो ऐसे में गुणा कर सकता हूँ। पहले तो x की पावर 2 थी, अब x की पावर 3 है, क्या मैं x की पावर 2 और x की पावर 3 को गुणा कर सकता हूँ क्या? तो 2 तिया ये आपस में गुणा कर सकते हैं उनको। इस कंडीशन में अगर ब्रैकेट में बाहर आपको कुछ घात दी हुई हो,
स्क्वायर दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसको आप गुणा कर दो। अगर सिंगल ऐसे दिया हो तो वो उसका मतलब ये 2 की घात है और ये 3 है, ये x की घात है, तो मैं इसको कर दिया x की पावर 6 और ये मेरा सही होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2 × 2 × 2 x की पावर 8 कर दूं तो ऐसी कंडीशन में ये मेरा गलत माना जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 8 3 नहीं दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर की पावर 3 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर की पावर को मैं कर सकता हूँ। ये हमारे कुछ सवाल करने से पहले बेसिक जानकारी थी, तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या करना है, ये याद रख लेना। इसी के अनुसार हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और वो क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 अनुपात किसके बराबर है? अनुपात किसके बराबर होगा? अनुपात किसके बराबर होगा? ये हमारे को क्वेश्चन में दे दिया कि 2 की पावर 1.5 2 की पावर 0.5 अनुपात किसके बराबर होगा। ये हमारे को दो अनुपात दे दिए। अभी मैं आपको बताया कि जब मान लो ये दे रखा है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5, यह आपके पास कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन क्या दे रखी है और कंडीशन ये दे रखी है, तो मेरा आधार तो मैं समान कर लूँगा, लेकिन मैं घाते को कैसे जोड़ूं और ये अनुपात में। तो दोस्तों आप क्या करना है, ये जो घात है इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ा? 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 0.5। मैं आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि x की घात 2 दे रखी है, x की घात 5 दे रखी है, इनटू के अंदर है तो उनको आप जोड़ सकते हो। अगर जोड़ दिया हुआ है तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हो। वो हम इसके अकॉर्डिंग बांट दिया कि 0.5 इधर है तो 0.5 ही इधर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि सेम लाके हम इनको काट सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0.5 अगर मैं इसको वापस जोड़ के करूं तो आधार समान है तो घाते जुड़ेगी। अगर घाते जुड़ेगी तो मेरे पास आएगा 2 की पावर 1। क्या मैं इसको काट सकता हूं? 2 की पावर 0.5 और 2 की पावर 0.5 बिल्कुल काट सकते हो। मेरे पास अनुपात क्या निकल के आ गया? 2:1। इधर तो 2 की पावर 1 और मैंने x की पावर 1 लिखा ही, तो उसका मतलब x, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 2 का पावर 1 का मतलब 2। इधर क्या बचा? मैं इसको काटने पे 1 बचा, तो ये 1। और जो मेरे पास आंसर निकल के आए दोस्तों वो आगे 2:1। क्या आंसर निकल के आगे? 2:1। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। मैं आपको यहीं पे लिखा दूंगा कि मान लो यहाँ लिखा दूं। एक प्रश्न दे रखा है 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5, तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा? तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा? ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्वेश्चन अलग था और ये हमारा अलग क्वेश्चन है कि 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा? तो कर लेते हैं, इसको भी सोल्व करो। दिया हुआ क्या है हमारे को? 4 की पावर दे रखी है 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। ये हमारे पास पावर दे रखी है। तो मैंने आपको इससे पहले कुछ बात बताई थी कि इसको क्या हो गया कि आधार तो सेम ही नहीं है। अब क्या करें? बना लो। सेम नहीं है तो बनाना तो आता ही है ना। 2 की पावर इधर मैंने कर दी 2। क्या कर दी? 2। ब्रैकेट लगा दिया और इसके पूरी के ऊपर मैंने कर दी 3.5।
भाई 3.5 तो इस 4 की घात है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और 4 की घात ही तो हमारे को ऊपर दे रखी है 3.5 अनुपात 2 की घात 5। इसको आपने सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। 2 को मैंने ऐसी कंडीशन में बताया कि आपस में घातें इनटू हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मेरे पास निकल के आई 2 की पावर, इसको 3.5 को मैंने 2 से किया तो मेरे पास आ गए 7, और इधर बच गई मेरे पास 2 की पावर 5। इधर 2 की पावर 7 है, इधर 2 की पावर 5 है। क्या मैं 7 और 5 को काटूं तो इधर क्या बच गया दोस्तों? क्या बच गया दोस्तों इधर? और इधर मेरे पास बच गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 2 दूनी 4, और इधर बचा दोस्तों, मैंने 7 5 को उड़ा दिया तो इधर बच गए 1 और 4 अनुपात 1। और ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 4 अनुपात 1 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन था, 2 अनुपात 1 निकल के आए, अलग अलग दे रखे थे, सेम किया, सेम बनाया, डिजिट काट दिया। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो भी हमारे पास आधार समान बना दिया। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है। इसको सॉल्व किया तो 4 अनुपात 1 आया। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है। दो संख्याओं का गुणनफल तथा, एक सेकंड दोस्तों, गुणनफल, योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल क्रमशः योग तो दे रखा है 12 और 35 है। ये हमारे को दे रखा है दो संख्याएं योग तथा गुणनफल 12 और 35 है। ज्ञात करने को क्या बोला? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ऐसे आप मेरे को दिमाग में सोच के बताओ कि मैं ऐसी दो संख्याएं ले लूं जिनका योग तो होगा 12 उनको जोड़ने पे, और उनका गुणनफल कितना होगा दोस्तों? 35। तो मेरे को ऐसी दो संख्याएं बताइए। मान लो मैंने ले लिया 11 + 1, एक ले लिया मैंने 10 + 2, 12 होना चाहिए योग। एक ले लिया मैं 8 9 + 3, योग सबका 12 हो रहा है, जोड़ने पर सब 12 आएंगे। एक ले लिया मैं 8 + 3 12, एक ले लिया मैं 8 + 4 7 + 5 12, और एक ले लिया मैं 6 + 6 12। अब तो वापस वो 5 + 7 कोई मतलब नहीं है। ये मैंने 3-6 संख्याएं दिमाग में सोची कि यार इनका योग तो 12 आ रहा है, लेकिन आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? यार वो होना चाहिए 35। क्या मैं 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ सकता है? नहीं। क्या 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 35 आ सकता है? 12 तो आ रहा है लेकिन 35 नहीं आ रहा। क्या मैं 9 को 3 से करूं तो आ रहा है 35? नहीं। क्या 8 को 4 से करूं तो 32 आएंगे? ये भी 35 नहीं। क्या मैं 7 को 5 से 6 को 6 से करूं तो आएंगे 36 आएंगे? नहीं। तो 7 को 5 से मैंने जोड़ा तो आया मेरे पास 12, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास निकल के आए 35। और प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों? दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनका योग
तो हो हमारे पास 35 और उनका गुणनफल कितना हो, तो मान लो ये 5 और ये 7। मैंने दो संख्या ही सोच ली, इनको जोड़ने पर तो आया मेरे पास 12 और इनको मल्टीप्लाई करने पे आया मेरे पास 35। तो इनके व्युत्क्रमानुपात मतलब व्युत्क्रमों का योग याद कीजिए। व्युत्क्रमानु मतलब उल्टा ही तो करनी है, विलोमानुपात प्रतिलोमानुपात, यही तो हमने पढ़ा था। तो यहां मैंने लघुत्तम ले लिया 35, 7 और 5 के 35, 5 को मैंने 35 से मल्टीप्लाई तो किया तो मेरे पास कितना आया 7, इधर तो आ गया 7 और इधर 7 को मैंने 5 से किया तो इधर आ गया मेरे पास 5। कितने आए दोस्तों, इधर कितने आ गए मेरे पास 5। अगर मैं 7 और 5 को जोड़ दूं तो मेरे पास ये तो हो गए 12 और ये हो गए 35। पूछा क्या है, व्युत्क्रमाणु का योग ही तो पूछा है भाई, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा और वो योग 12/35 होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चलो, कोई पर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद इजी क्वेश्चन है। बेस्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो कहे न बेस्ट उस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। आपको जो तरीका आना चाहिए, ये नहीं कि आप ट्रिक लगाओ और आप सूत्र लगाओ और वो इसमें कुछ ऐसी कोई बातें नहीं है, सीधा तरीका यूज करो, बेस्ट आंसर आपका अपने आप निकल के आएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चलो इसी को मैं एक तरीके से और बता देता हूं कि वो दे रखा था दो संख्याओं का योग 12। मैंने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दो संख्याएं दे दी x और y, x प्लस y, इनका योग तो दे रखा था 12 और गुणज कितना दे रखा था इनका x और y, गुणज कितना दे रखा था 35। बोल क्या रखा था कि इनके व्युत्क्रमाणुओं का योग ज्ञात कीजिए। इनका मैं उल्टा कर दूं 1/x प्लस 1/y, ये तो पूछा है कि संख्या है उनके व्युत्क्रमाणु है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आ गया मेरे x y, x से x कट गया, इधर y प्लस y से y कटा, इधर x प्लस y का मान कितना है दोस्तों 12 और x y का मान कितना है 35। यही तो पूछा है। आप ऐसे भी कर सकते हो x y, मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये x और y पता नहीं क्या क्या आ जाता है बीच में, x y किसी के समझ में आता है, आप तो मेरे को डायरेक्ट बता दो, इसलिए मैंने वो तरीका बताया। तो अगर किसी के दिमाग में ये भी बैठ जाए तो ये भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करवाऊँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c दे रखा है हमारे को, तब a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों। और वो अनुपात हम अभी निकाल देते हैं कि हमारे को दे रखा है दोस्तों a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तब मान क्या ज्ञात करना है, a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का अनुपात क्या होगा। देख क्या रखा है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। यह हमने नियम पढ़ा था समानुपात में कि बाह्य पदों का गुणज बराबर होता है मध्य पदों के गुणज के। मैंने e को c से किया तो ac और b को मैंने b से कर दिया तो b स्क्वायर। यहाँ मैंने ऐसा बनाने के लिए क्या कर दिया, वर्ग कर दिया दोनों। वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने पर a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, इधर हो गया b की घात 4। b की घात 4 मैंने यहाँ मान रख दिया तो वो समीकरण क्या है हमारे पास, वो समीकरण दे रखी है a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। b की पावर 4 है, इसका मान है हमारे पास a स्क्वायर और c स्क्वायर। क्या मैं इस एक को इससे काट दूं, कट जाएगा,
तो यहाँ मेरे पास बच गया ए स्क्वायर अनुपात, भाई 2 कट गए तो 2 ही तो बचे, और इधर बच गया सी स्क्वायर। और पूछा क्या है कि भैया ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का अनुपात ज्ञात करे। भैया निकाल दिए अनुपात, जो आपने पूछे वो निकाल दिए कि ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। कि पहले तो आपको इस कंडीशन में पता लगाना है कि भैया ये नियम कौन सा दर्शा रहा है, और 2 अनुपात बराबर 2 अनुपात दिए तो ऐसी कंडीशन में समानुपात वाला नियम दर्शाता है कि बाह्य पदों का गुणज बराबर होता है मध्य पदों का गुणज। बाह्य पद को मैंने गुणा कर लिया ऐसी, मध्य पद को क्या बी स्क्वायर। अब ऐसे बनाने के लिए मैंने यहाँ वर्ग कर दिया, क्योंकि बी स्क्वायर और होने पे मेरे पास बी की पावर 4 आ गई, इधर सी स्क्वायर। बी की पावर 4 मैंने यहाँ मान रख दिया, ये वाला, ये मान मैंने यहाँ रख दिया, तो मेरे पास ए की पावर 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए की पावर 2 को मैंने ए की पावर 4 को उड़ाया तो 2 बचे, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, बस आप तो समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार हल हो रहा है। अगला सवाल है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, 2 श्रेणियां दे रखी है हमारे को। किराए का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:1। और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात, सफर कर रहे यात्रियों का जो अनुपात हमारे को दे रखा है, वो अनुपात दे रखा है दोस्तों 1:50। कितना दे रखा है? 1:50। यदि एक विशेष दिन, यदि एक विशेष दिन 1325 का कुल किराया वसूला, कुल किराया वसूला जाता है तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें। दोस्तों पर्सन जो है ना, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डर मत जाना कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपका बड़ा दिख रहा है, लेकिन आंसर आपके मात्र 2 लाइन में आएंगे, मात्र 2 लाइन। आप अगर इसको समझ लिए नहीं कि क्या कहना चाहता है, तो 2 लाइन से मैं तीसरी लाइन में इसका यूज नहीं करूंगा, 2 लाइन के अंदर आंसर निकालूंगा। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:1, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात, किराए का अनुपात तो दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा है 3:1। किराए का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 3:1, और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात पहली और दूसरी श्रेणी में वो अनुपात दे रखा है 1:50। यदि एक विशेष दिन
1325 रुपये दे रखे हैं का कुल किराया वसूला जाता है, तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया किराया ज्ञात क्या करना है, दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया किराया ज्ञात करना है। हमारे को क्या दे रखा है दोस्तों, किराया का अनुपात दे रखा है कि पहली श्रेणी, ये तो मान लो फर्स्ट श्रेणी और ये मान लो सेकंड श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी के किराए का अनुपात दे रखा है 3। भैया जो फर्स्ट श्रेणी है ना उसमें तो आपको सीट के लगेंगे 3 रुपये, और जो सेकंड श्रेणी है ना वो तो आपको सस्ती मिल जाएगी, 1 रुपये में मिल जाएगी। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी बात है, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात दे रखा है 1:50। जो यात्री सफर कर रहे हैं ना, जो सफर कर रहे हैं ना यात्री, उनका अनुपात भैया 3 रुपये कौन देगा, मैं तो 1 रुपये में ही काम चला लूंगा। तो 3 रुपये देकर जो सीट बुक करवाया उसका तो अनुपात है 1, और जो 1 रुपये देकर सीट बुक करवाया उसका अनुपात, भीड़ भर चुकी है इधर, तो फुल भरे हुए डिब्बे हैं कि भैया मेरे को तो सस्ते टिकट चाहिए, महंगा टिकट नहीं लेना मेरे को। तो ये तो बेचारा अकेला ही रह गया इधर, और इधर संख्या हो गई 50। हमारे को किराया दे रखा है 3:1 में, तो मेरे को बताओ अगर 3 रुपये में एक यात्री कर रहा है ट्रेवल, अगर वो जा रहा है तो क्या मैं इस 3 को 1 से गुणा कर दूं तो 3 रुपये आएंगे, नीचे दिख रहा है। अगर मैं 1 रुपये में 50 टिकट खरीदे यात्रियों ने, यात्री 50 है, एक यात्री का 1 रुपये, तो 50 यात्री की कितने हो गई 50। सवाल खत्म है दोस्तों, बोला ना 3 लाइन के अंदर सवाल खत्म हो जाएगा। और आप इसको यहाँ देखो, वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि एक विशेष दिन ऐसा आया कि उस दिन उन्होंने 1325 रुपये कमा लिए। कितने कमा लिए, कुल 1325 रुपये कमाए। और हमारे हिसाब से टोटल योग कितना हो गया दोस्तों, 3 और 50, टोटल योग कितना हुआ 50, और 3 को मैंने जोड़ा तो मेरे हिसाब से तो टोटल जो किराया वो हुआ 53। और भाई साहब कह रहे हैं मैंने तो एक दिन विशेष दिन 1325 रुपये वसूल लिए, 53 की वैल्यू 1325, तो एक की वैल्यू बताओ जरा कितनी होगी 53। और 53 को भाई साहब काट दो, कितने बार कटेगा 2 बार, बचे कितने 53 दूना 106, और उधर बच गए हमारे 22 सर, ये बच गए 4, 26, ये तो बच गए हमारे 22, और ये बच गए 26, उतारे गए 5, और 5 से मैंने इसको फिर किया, ये 5 से कट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 5 3 15, 5 25 और 1 26। भैया अब एक की वैल्यू 25, तो पूछा क्या है बता दो, श्रेणी से वसूला गया, दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया कितना हुआ। भाई दूसरी श्रेणी से कितना किराया उसने वसूला टोटल, एक की वैल्यू 25, तो अगर मैं यहाँ 50 का मान याद करूं तो 25 × 50 है या नहीं है, एक की वैल्यू 25 तो 50 का मान किया तो 25 × 50, और ये जो मेरे पास मान निकल के आया, ये आया 25 पंजो 125, और ये जो आंसर निकल गया इन 12 से 50, 1250, ये हमने दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया कितना हुआ दोस्तों 1250। आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर देख लो, 1250 दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे आज अनुपात और समानुपात का टॉपिक समाप्त होने जा रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि समाप्त हो चुका है, लेकिन मात्र हमारे 70% समाप्त हुआ है, अनुपात और समानुपात 70% समाप्त हुआ है। तो सर 30% कहाँ बताओगे आप, वो भी मैं बता दूंगा। कहाँ बताओगे, साझा पढ़ेंगे, परसेंट पढ़ेंगे, आयु पढ़ेंगे, इसके अंदर 10-10% निकल के आएंगे। जब ये पूरे होंगे तो हमारा अनुपात और समानुपात वो पूरा 100% हो जाएगा।
पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट। और कल हम बात करेंगे कुछ मिक्सर क्वेश्चन, जो मिक्सर क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। और आपको अनुपात और समानुपात वाला जो टॉपिक था वो आपको कैसा लगा, आज तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने मतलब इस तरीके से बताया, अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर आपने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए नहीं, तो आप वो भी बता दो। ओके दोस्तों, पक्का कमेंट में बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन बटन को भी दबाना है कि आपको प्रत्येक दिन जैसे मैं क्लास अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। और बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू। अनुपात और समानुपात हमारा 70% हो चुका है।